तो गाइज आज हम बात करेंगे माई लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 30 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जब फ्यूचर एंचॉल डार्विन के घर आ रखा होता है पढ़ाई करने के लिए, तो शायद डार्विन के दिमाग में कुछ और ही करने का चल रहा होता है। पर इतने में ही डार्विन के फादर घर में पहुंच चुके होते हैं, यानी कि पार्क जिनचॉल द लेजेंड। जिनचॉल को घर के अंदर आते ही साथ पता चल चुका होता है कि जरूर कोई बाहर वाला बंदा यहाँ घर के अंदर आया है, क्योंकि जिनचॉल ने हमेशा अपने घर के बाहर एक ट्रैप सेट करके रखा होता है बाहर वाले बंदों के लिए। और वो ट्रैप इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि किसी बाहर वाले बंदे को समझ भी नहीं आएगा कि अगर वो ट्रैप ट्रिगर भी हो जाए तो। इसलिए जिनचॉल अपने घर के अंदर की तलाशी लेने लगता है कि आखिर यहाँ पे कौन आया है। भले ही डार्विन अपने फादर को रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जिनचॉल अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और कोई बाहर वाला बंदा उसके रूम में घुस आए ये चीज जिनचॉल बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए जिनचॉल को ज्यादा समय नहीं लगता फ्यूचर एंचॉल को ढूंढ निकालने में। एंचॉल को अलमारी से बाहर निकालते ही जिनचॉल ने उसके मुंह के अंदर गन रख दी होती है और कहता है, तो बता आखिर तुझे यहाँ पे किसने भेजा है? क्या तुझे नॉर्थ कोरिया वालों ने भेजा है एक मिशन में? और आप सोच रहे होंगे जिनचॉल भी कैसे बेतुके शक कर रहा है एंचॉल के ऊपर, लेकिन आपको बता दो जिनचॉल के जो दोस्त है मैनेजर किम, उनकी बेटी के भी साथ सेम यही सीन हुआ था। मैनेजर किम की बेटी का बॉयफ्रेंड दूसरे देश का एक एजेंट था, इसलिए जिनचॉल का इस तरीके का शक करना बिल्कुल सही है। लेकिन डार्विन और एंचॉल अपने दिमाग के अपने लेवल के हिसाब से यहाँ पे सोच रहे होते हैं और डार्विन कहती है, डैड जैसा आप सोच रहे हो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमने यहाँ पे कुछ भी गलत काम नहीं करा है, ये तो बस मेरे स्कूल का दोस्त है जो यहाँ पे पढ़ने के लिए आया था। मतलब ये एज डिफरेंस देख पा रहे हो तुम, इन बच्चों के दिमाग में कुछ और चल रहा है और जिनचॉल के दिमाग में कुछ और चल रहा है, और जो जिनचॉल के दिमाग में चल रहा है वो मानवा में भी नहीं बताया गया है। लेकिन आपको बता दूं जो इन बच्चों के दिमाग में चल रहा है वो जिनचॉल को पता है। और मुझे ये सब कुछ इसलिए पता है क्योंकि मैं पीटीजे मानवास की काफी सारी मानवास को चाट के खा चुका हूँ। लेकिन अभी प्रेजेंट मोमेंट में एंचॉल की हालत खराब हो चुकी होती है कुछ हद तक। एंचॉल अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर यहाँ पे ये सब कुछ क्या चल रहा है? मैं तो बस यहाँ पे पढ़ने के लिए आया था, लेकिन ये सिचुएशन मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है? ऐसा लग रहा है ऐसा कुछ मेरे साथ पहले भी हुआ है। लेकिन जिनचॉल एंचॉल के मुंह के अंदर गोली मारने के लिए तैयार होता है और कहता है, जल्दी बता तुझे यहाँ किसने भेजा है? क्या तुझे यहाँ इल्यूमिनाटी ने भेजा है या फिर केजीबी या फिर मोसाद? डार्विन कहती है, नहीं डैड वो तो लाइब्रेरी से आया है। डैड आपकी गन लोड है, प्लीज प्लीज गन हटा लीजिए उसके मुंह से। लेकिन यार एंचॉल भी एक रियल मर्द है, भले ही वो जिनचॉल के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए वो डार्विन को कहता है, डार्विन बस बहुत हुआ, यहाँ पे कुछ इतना भी सीरियस नहीं चल रहा है जो तुम इतना परेशान हो रही हो। साथ ही साथ में एंचॉल अपने मन में कहता है, अब मुझे याद आ चुका है कि ये सिचुएशन मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी। लेकिन साथ ही में जिनचॉल एंचॉल को कहता है, बच्चे तुझे ये किसने कहा कि ये सीरियस सिचुएशन नहीं है? एंचॉल कहता है, कर्नल जिनचॉल पार्क, आपको काफी समय बाद देख रहा हूँ। जिनचॉल कहता है, पूरे स्टेट में मेरा नाम कोई भी नहीं जानता, तो आखिर तुझे मेरा नाम कैसे पता? दरअसल एंचॉल को जिनचॉल का नाम इसलिए पता होता है क्योंकि उसकी पिछली लाइफ में भी ये सब कुछ हुआ था जब वो अपनी असली वाली बॉडी में था। और उस वक्त भी एंचॉल डार्विन के घर में आया था शायद पढ़ाई करने के लिए ही, और उस वक्त भी एंचॉल को जिनचॉल ने धप्पा कर लिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक पिछली टाइमलाइन का सीन, जहाँ पे डार्विन पास्ट एंचॉल को कहती है, एंचॉल आगे टेस्ट आने वाले हैं, तुम उनके लिए पढ़ाई कैसे करने वाले हो? तुम चाहो तो मैं पढ़ाई करने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन एंचॉल सिम्पसन को उठा के बस स्क्वाट्स मारे जा रहा होता है और एग्जाम में पास उसे किसी न किसी तरीके से होना होता है, इसलिए वो यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए भी मान जाता है और इसीलिए वो डार्विन के साथ उसके घर भी आ जाता है। लेकिन वहाँ पे वो सिम्पसन को भी लेके आ रखा होता है ताकि वो उसको उठा के स्क्वाट्स मार सके। एंचॉल वहाँ पे भी स्क्वाट्स मार रहा होता है और डार्विन उसको कहती है, एंचॉल वैसे हम पढ़ाई कब स्टार्ट करने वाले हैं? एंचॉल कहता है, अपना मुंह बंद कर और मुझे प्रोटीन लाके दे। इसलिए डार्विन किचन में जाके कुछ प्रोटीन वाला खाना वाना पकाने लगती है एंचॉल के लिए। और डार्विन ये बहुत खुशी खुशी कर रही होती है क्योंकि उसको एंचॉल के पीछे एक बहुत ही ताकतवर जानवर दिखता है, और जिन लोगों के पीछे खतरनाक जानवर दिखते हैं डार्विन को वो लोग पसंद हैं। तो खैर डार्विन इसके बाद एंचॉल को चिकन फाड़ने के लिए दे देती है और एंचॉल चिकन फाड़ते फाड़ते कहता है, प्रोटीन और प्रोटीन लाके दे मुझे। डार्विन कहती है, ठीक है लेकिन खाना खाने के बाद हम पढ़ाई करने वाले हैं, है ना? और मेंगियो सिम्पसन खाना पीना खा के तू यहाँ से निकल ले। और सिम्पसन के यहाँ से जाने के बाद जिनचॉल घर में आ चुका होता है और उसने एंचॉल के मुंह के अंदर गन रख दी होती है और जिनचॉल पास्ट एंचॉल को कहता है, चिकन तो मुझे भी पसंद है बेटे, क्या तू चाहता है कि चिकन से ही तेरे में एक रैप्टा मार दूं? तो
एक घुसपैठिया मेरे घर में आ चुका है। हाँ। और अभी जिनचोल ने जब पास्ट एंचोल के मुंह पे गन रखी हुई होती है तो एंचोल को ये साफ साफ महसूस हो रहा होता है कि इस गन से कई सारे लोगों की जान ली गई है। साथ ही साथ में डाबिन के फादर के हाथ की जो मसल्स है वो वेट उठा के नहीं बनी है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि डाबिन के फादर ने जिम में जाके वेट उठाया होगा तब ये मसल बनी है। ये मसल बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनी है। और जिनचोल के शरीर के निशान ये बात बता रहे होते हैं कि जिनचोल ने कैसी जिंदगी जी है। मतलब कि जिनचोल के शरीर को सिर्फ देख के ही कोई बंदा बता सकता है कि ये बंदा कितना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जिनचोल के शरीर में चाकू के कट्स, बुलेट्स, फायर ऐसे ऐसे काफी सारे निशान होते हैं। और जिनचोल के पीछे अभी हम एक जानवर को देखते हैं जो कि होता है जायंट ऑटर। जिनचोल एंचोल को कहता है, तो बता तू मेरी बेटी के साथ क्या करने की सोच रहा था। और अभी हमें जायंट ऑटर के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है। वैसे ऑटर्स भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कि एक होता है क्यूट ऑटर जो कि कोरिया में पाया जाता है, लेकिन एक ऑटर होता है जो अमेज़न के जंगलों में पाया जाता है जो कि होता है जायंट ऑटर। और ये जायंट ऑटर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि जैगुआर जैसे जानवर भी उसके ऊपर हमला करने से डरते हैं, क्योंकि अगर जायंट ऑटर एक बार अपनी में आ जाता है तो वो किसी को भी फाड़ने का दम रखता है। अभी यहाँ पे मामला काफी ज्यादा सीरियस हो चुका होता है और एंचोल का मुंह कभी भी गोली से फट सकता है। इतने में ही डाबिन कहती है, डैड जैसा आप सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो मेरे क्लास का दोस्त है, ये मेरे साथ स्कूल में पढ़ता है। इस बात की गारंटी मैं देती हूँ, इसे नॉर्थ कोरिया वालों ने नहीं भेजा है। बेटी ये कोई ऐसा मामला नहीं है जहाँ पे तुझे बीच में पड़ना चाहिए। अभी मैं अपना काम कर रहा हूँ जो कि मैं हमेशा प्रोफेशनली करता हूँ। और इस समय अपनी जिंदगी में पहली बार एंचोल को ऐसा लग रहा होता है कि उसके सामने कोई ऐसा खड़ा है जो उसको फाड़ के रख सकता है। जिनचोल का ऑरा ही इतना खतरनाक होता है कि एंचोल उसको देख के ही उसकी रिस्पेक्ट करने लगता है। और ये रिस्पेक्ट हल्की सी नर्वसनेस में बदलने की वजह से एंचोल की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, वो भी पास्ट एंचोल के। सोच सकते हो तुम, पास्ट एंचोल जो नॉर्मली किसी से भी नहीं डरता, यहाँ पे उसके हल्के से आंसू आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये लौंडा जिनचोल को कहता है, सर मुझे पता है आज मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, इसलिए अगर मैं कोई बदतमीजी करूँ तो मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ सर, आ जाओ दो हाथ हो जाए सर। और इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ, डाबिन और मेरे बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। मैं तो वर्कआउट भी अकेले करता हूँ, मैंने डाबिन की वर्कआउट में भी कोई मदद नहीं ली। ये बात कोई अंधा भी बता सकता है कि आप बहुत ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन मैं आपको बता दूं मैं भी ताकतवर हूँ। इसलिए मुझे लगता है बातों में समय बर्बाद करने का कोई भी फायदा नहीं है सर, इसीलिए हमें यहाँ पे मर्दों की तरह एक दूसरे से फाइट करनी चाहिए। आप मुझसे बड़े हो तो पहला अटैक आप मेरे ऊपर कर सकते हो। साथ ही साथ में एंचोल अपने मन में कहता है, अगर एक योद्धा फाइट करते हुए मर भी जाए तो उसके लिए वो बहुत ज्यादा सम्मान वाली बात होती है। इसलिए आज मैं इस खतरनाक इंसान से यहाँ पे फाइट करने के लिए तैयार हूँ और यहाँ पे इसके हाथों से मरने के लिए भी तैयार हूँ। एंचोल ने भी अपनी पूरी हिम्मत जुटा ली होती है कि अब तो सामने वाले बंदे से फाइट करनी है, लेकिन जिनचोल एंचोल की सारी बातें सुन के उसको गले लगा लेता है और कहता है, तू पास होता है बच्चे, मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं तुझ जैसे बंदे को अपनी बेटी देने के लिए तैयार हूँ। एंचोल कहता है, लेकिन मुझे आपकी बेटी से कोई भी मतलब नहीं है सर, मैं तो बस आपसे फाइट करना चाहता हूँ। एंचोल को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, लेकिन उसको इतना समझ आ रहा होता है कि जिनचोल पार्क को एंचोल की बात पसंद आई है। यानी कि एंचोल ने जो बिना किसी फिल्टर के बोल दिया कि मुझे आपके साथ फाइट करनी है, ये बात जिनचोल को भा गई होती है। और जिनचोल एंचोल की बॉडी को बहुत ही नजदीक से देखने लगता है और कहता है, बहुत अच्छे लड़के, मेरा नाम जिनचोल पार्क है और आज से और इसी पल से मैं तुझे अपना गोद लिया हुआ बेटा मानता हूँ। मुझे यकीन नहीं होता तूने अपनी बॉडी का विकास इसी एज में कर लिया है, लगता है तूने अपनी बॉडी में काफी ज्यादा मेहनत करी है। डाबिन कहती है, डैड उसे अपना गोद लिया हुआ बेटा मत बनाओ, उसे अपना दामाद बनाओ। तो खैर यही सब कुछ हुआ था पिछली वाली टाइमलाइन में एंचोल के साथ, और अभी प्रेजेंट मोमेंट में फ्यूचर एंचोल के साथ भी यही हो रहा होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि एंचोल इस वक्त जीनू किम की बॉडी के अंदर है जो कि एक बहुत बड़ा लूजर है, बट फ्यूचर एंचोल को पता होता है कि उसे बस यहाँ पे सच बोलना है जो उसके दिल में है। इसलिए फ्यूचर एंचोल कहता है, सर मैं तो बस यहाँ पे पढ़ने के लिए आया हूँ। डाबिन कहती है, हाँ मैं भी नहाने बस इसलिए गई थी क्योंकि मुझे काफी ज्यादा गर्मी लग रही थी, और उसके बाद जो भी मैं इसको करने के लिए कहती बस ये वो करने के लिए तैयार होता और कुछ भी नहीं। एंचोल कहता है, तुम्हारे बोलने से कोई भी हेल्प नहीं हो रही है, इसलिए प्लीज तुम चुप रहो। सर प्लीज क्या आप अपनी गन को मुझसे थोड़ा सा दूर कर सकते हो। साथ ही साथ में एंचोल अपने मन में कहता है, मुझे बस सच सच यहाँ पे जिनचोल पार्क के सामने सब कुछ कहना है, ऐसा करने में डाबिन के फादर मुझे माफ कर देंगे। वैसे भी यहाँ पे मैंने उनकी बेटी के साथ कुछ भी गलत नहीं करा है, इसलिए मुझे बस सच बोलना है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मुझे सच
सच नहीं बोलना चाहिए था। दरअसल सच सुनने के बाद जिनचॉल और ज्यादा भड़क चुका होता है। उसने अपनी गन तो साइड रख दी होती है, लेकिन अपनी शर्ट फाड़ के हैंड टू हैंड फाइट करना चाह रहा होता है एंचॉल से और बहुत ही गुस्से में कहता है, बच्चे क्या तेरा दिमाग खराब हो चुका है? तुझ जैसे घन चक्कर के लिए मेरी बेटी बहुत ही ऊपर लेवल की है। तुझे पता है जब जंग के दौरान हमारे खाने पीने की सप्लाई कट जाती थी तो उस वक्त हम लोग गुफा में मरे हुए चूहे खा के जिंदा रहते थे। और जब पैसिफिक ओशन के मिशन के दौरान मेरी गोलियां खत्म हो चुकी थी उस वक्त मैंने दुश्मनों के सर खुकरी से काट काट के उड़ाए थे। और मैंने इतना सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए करा है। यानी कि फ्यूचर एंचॉल बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका होता है और अपने मन में कहता है, लेकिन पास्ट में तो जब मैंने इनको सच कहा था तो ये मुझे पसंद करने लगे थे। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उस वक्त मेरी बॉडी काफी ज्यादा अच्छी थी और अभी मैं इनको पसंद इसलिए नहीं आ रहा हूँ क्योंकि अभी मैं एक लूजर की बॉडी के अंदर हूँ। इसमें कोई भी हैरानी वाली बात नहीं है कि डाबिन इनकी बेटी है। डाबिन अभी अपने फादर को रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जिनचॉल उसके बावजूद भी कहता है, तो जैसे कमजोर लड़के को कोई भी अधिकार नहीं है कि मेरी बेटी तुझे पढ़ाए। बेटी मैं बहुत निराश हुआ हूँ कि तेरी पसंद ऐसी है। आखिर तू इस जैसे कचरे के ढेर को घर में कैसे लेके आ सकती है? हमारे घर के अंदर सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो ताकतवर हैं। और ये सब कुछ सुन के एंचॉल अपने मन में कहता है, क्या इन्होंने मुझे कमजोर कहा? मेरा नाम एंचॉल जैंग है, मैं एक असली मर्द हूँ। मैंने आज तक अनगिनत लोगों से फाइट करी है, लेकिन आज ऐसा पहली बार होने वाला है कि मैं अपने दोस्त के बाप से फाइट करूंगा। इसलिए एंचॉल अपनी टी शर्ट निकालते हुए जिनचॉल को कहता है, सर मुझे माफ करना, लगता है आपने मुझे गलत समझ लिया है। ठीक है सर, आ जाओ, दो हाथ हो जाएं। एंचॉल कहता है, अरे वाह, मैं तो सोच रहा था तू बस एक कीड़ा है, लेकिन इस कीड़े के अंदर हिम्मत भी है। हाँ। एंचॉल कहता है, सर पहला हमला आप करोगे या फिर मैं करूं? हे डाबिन, हम दोनों की फाइट काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, इसलिए तुम इससे बाहर ही रहना, नहीं तो तुम्हें चोट लग जाएगी। एंचॉल अपने मन में कहता है, लेकिन एक मिनट, मैं डाबिन के बाप से फाइट कर रहा हूँ, कहीं डाबिन को बुरा ना लगे। लेकिन डाबिन तो अभी बहुत ज्यादा खुश हो चुकी होती है और उछलते हुए खुद से बोल रही होती है, वाह तुम दोनों फाइट कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किसकी तरफ साइड लूं। एंचॉल अपने मन में कहता है, क्या इसे खुशी हो रही है, लेकिन इसको तो हमारी फाइट रोकनी चाहिए थी ना। और इस दौरान एंचॉल को तो पता भी नहीं चला होता है कि जिनचॉल ने कब उसको अपनी पकड़ में ले लिया है। और जिनचॉल कहता है, बच्चे तेरा ध्यान किधर है? जंग के मैदान में ऐसी गलतियों का मतलब होता है मौत। तो तू मुझसे फाइट करना चाहता था? हाँ, लेकिन माफ करना बच्चे, मैं सिर्फ एक ही तरीके की फाइट जानता हूँ जिसमें किसी एक को जान से मरना पड़ता है। यानी कि एंचॉल की मौत भी उसके काफी ज्यादा करीब आ चुकी होती है क्योंकि वो जिनचॉल की पकड़ से छूट नहीं पा रहा होता। बट साथ ही साथ में अपने मन में कहता है, क्या आखिर मेरे ये लॉक कैसे पड़ा? डाबिन के फादर बहुत फास्ट हैं, मुझे तो इतना भी वक्त नहीं मिल पाया कि मैं कुछ रिएक्ट कर सकूं। मुझे यकीन नहीं होता, ये इंसान बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर मैं अभी अपनी असली वाली बॉडी में भी होता तो भी मैं इस इंसान को नहीं हरा सकता था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये इंसान पूरे यूनिवर्स का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान है। मैं धीरे धीरे करके अपनी कॉन्शियसनेस खो रहा हूँ, बेहोश हो रहा हूँ। और इसी के साथ जिनचॉल कहता है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अगले जन्म में तू ताकतवर पैदा हो। यानी कि एंचॉल मरने वाला होता है। लेकिन इतने में ही डाबिन जिनचॉल को पीछे से पकड़ लेती है और कहती है, नहीं, आप मेरे डार्लिंग को नहीं मार सकते। लूजर, मैंने इन्हें पकड़ लिया है, जल्दी से खुद को छुड़वाने की कोशिश करो। डाबिन, आखिर तुम ये क्या कर रही हो? और जिनचॉल पार्क, जिसको बैटलफील्ड का घोस्ट कहा जाता है, साथ ही साथ में जायंट ऑटर भी कहा जाता है और वॉर हीरो भी, इतने ज्यादा खतरनाक बंदे की दुनिया में सिर्फ एक ही कमजोरी होती है और वो होती है उसकी बेटी। इसलिए जिनचॉल हैरान होकर अपने मन में कहता है, क्या मेरी बेटी इस लड़के के लिए मुझे रोकने की कोशिश कर रही है? लूजर, जल्दी से उनके प्राइवेट पार्ट में हमला करो, तुम्हें खुद को छुड़ाना होगा। लूजर, जल्दी से उनके कमजोर हिस्से में हमला करो, जल्दी करो, जल्दी से उनके सेंटर में हमला करो, वो एक कमजोर हिस्सा है। डाबिन बेचारी अभी रो रही होती है और जिनचॉल को ये एहसास हो जाता है। भले ही जिनचॉल इस बच्चे से एज अ वॉरियर फाइट में जीत जाएगा, लेकिन एज अ फादर जिनचॉल इस बच्चे से हार जाएगा क्योंकि जिनचॉल की बेटी ने एंचॉल को बचाने का चुना है, डिसाइड करा है। और अभी एंचॉल ने अपनी मौत को इतनी करीब से देखा होता है कि उसकी पूरी की पूरी जिंदगी उसकी आंखों से गुजर जाती है एक सेकंड के साथ। डाबिन अभी रोते रोते अपने फादर को बोल रही होती है, प्लीज उसको छोड़ दो, प्लीज उसको छोड़ दो। और इसी के साथ जिनचॉल को एक पुरानी याद आती है जब एक बहुत ही खतरनाक सोल्जर ने जिनचॉल को यह बात कही थी कि कोई भी बाप अपनी बेटी को मना कभी नहीं करता। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बहुत ही पुराना जंग का सीन। हम देखते हैं जिनचॉल अभी बहुत ही ज्यादा खतरनाक जंग के मैदान में होता है और ये मिशन इतना ज्यादा स्पेशल होता है कि इस मिशन का कोई नाम ही नहीं होता। ज्यादातर इस तरीके के खतरनाक मिशन इतिहास के पन्नों में भी लिखे नहीं जाते क्योंकि ये बहुत ज्यादा सीक्रेट होते हैं। और इस मिशन में जिनचॉल के साथ के लगभग सारे के सारे सोल्जर मर चुके
चुके होते हैं और जिनचॉल कोशिश कर रहा होता है हेडक्वार्टर से संपर्क करने की। और जिनचॉल को इस बात का बहुत ज्यादा दुख हो रहा होता है कि शायद उसकी वजह से उसके सारे के सारे साथ के बंदे मर चुके हैं और ये चीज जिनचॉल के दिल को बहुत ज्यादा दर्द दे रही होती है। इतना ज्यादा दर्द दे रही होती है कि एक वॉर हीरो का दिल भी टूट जाए। जिनचॉल अपने साथियों को खो के बहुत ही ज्यादा निराश हो चुका होता है। लेकिन उसी समय जंग के मैदान में जिनचॉल मिला होता है एक और खतरनाक से सोल्जर से। जिनचॉल इस सोल्जर से पहली बार मिल रहा होता है और इसको कहता है, सोल्जर, मुझे छोड़ के यहाँ पे चले जाओ, मैं यहाँ पे अकेला मरूंगा, तुम यहाँ से जाओ जल्दी, मैं अब जीना नहीं चाहता, मेरे सारे साथ के बंदे मर चुके हैं, मुझे भी यहाँ पे मर जाना चाहिए, मैं वॉर हीरो कहलाने के लायक नहीं हूँ अगर मैं अपने साथ के बंदों को बचा नहीं सका। सबको बता देना ये वॉर हीरो जिनचॉल पार्क यहाँ पे मर चुका है, मेरे परिवार वाले, मेरे देश वाले मेरे ऊपर नाज करेंगे, तुम मेरे ये डॉग टैग्स अपने साथ लेके जाओ। लेकिन इतने में ही ये दूसरा वाला फौजी जिनचॉल के गाल पे एक रैपट मारता है और कहता है, वॉर हीरो अपना मुंह बंद कर, सिर्फ क्योंकि हम लोग हार चुके हैं इसलिए तुझे मरने का कोई अधिकार नहीं है। कम से कम अपनी बेटी के बारे में सोच, तुझे अपनी बेटी के लिए जिंदा रहना होगा। तुझे ये बात नहीं भूलनी चाहिए, इस दुनिया में असली कायर वो होता है जो अपनी जिंदगी से ही हार मान जाता है। हो सकता है हम ये जंग हार चुके हैं लेकिन हम अपने परिवार वालों को पीछे नहीं छोड़ सकते हमारे बिना। और उस समय जिनचॉल को एहसास होता है ये जो सोल्जर उसके सामने खड़ा है बहुत ही मैच्योर बंदा है, सही मायनों में ये बंदा एक असली हीरो है। और इसकी बात सुन के जिनचॉल को भी समझ आती है, इसलिए वो कहता है, ठीक है, अभी से और इसी पल से ये मेरा ऑर्डर है कि हम अपने परिवारों के लिए जिंदा रहेंगे। दूसरा बंदा कहता है, ठीक है सर, ऑर्डर को माना जाएगा। और एक बार जब मैं इस जंग के मैदान से घर पहुंच जाऊंगा तो मैं सोशल मीडिया पे मार्शल आर्ट की वीडियोस अपलोड करना चाहता हूं बना के, क्योंकि मुझे लगता है दुनिया में ऐसे काफी सारे लोग हैं जिन्हें मेरी वीडियोस देखने की जरूरत है। जिनचॉल कहता है, ऐसा है तो क्या मैं तुम्हारे चैनल के लिए कोई तुम्हें नाम दे सकता हूँ? दूसरा बंदा कहता है, सर ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी। जिनचॉल कहता है, तुम्हारी दाढ़ी सच में काफी ज्यादा कमाल की है, इसलिए मैं तुम्हारे चैनल को नाम देता हूँ सैम डक। वैसे दोस्त, तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? और आपको बता दो इन दोनों ही बंदों के लिए इन दोनों की बेटी काफी ज्यादा जरूरी होती है इनकी लाइफ में। और अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे जिनचॉल के साथ जो बंदा है वो कौन है। जिसको नहीं पता आपको बता देता हूँ, अगर आपने वायरल हिट देखा होगा तो ये दूसरा वाला बंदा वही है जिसने वायरल हिट में मुर्गे वाला मास्क पहन रखा होता है और मार्शल आर्ट की वीडियोस बनाता है। यानी कि इस वक्त एक फ्रेम में दो लेजेंड्स चल रहे हैं। मैं इनके बारे में और बात करता लेकिन वीडियो भी काफी ज्यादा लंबी हो गई है तो किसी और दिन करेंगे। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं प्रेजेंट मोमेंट में, जहाँ पे जिनचॉल ने हार मान ली होती है अपनी बेटी से और एनचॉल से। और इस तरीके से एनचॉल को पढ़ाई करने की परमिशन मिल चुकी होती है डाबिन के साथ। और एनचॉल को भी अपनी जिंदगी में पहली बार समझ आ रहा होता है कि जिन पढ़ाई करने वाले बच्चों को वो मारा करता था उनको कीड़ा समझता था, असल में वो पढ़ाई करने वाले बच्चे भी काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि पढ़ाई करना किसी बच्चे का खेल नहीं है, ये बहुत मेहनत वाला काम है। मतलब कि एनचॉल के अंदर भी मैच्योरिटी आ रही है। लेकिन इसके बाद अगले दिन का सीन हम देखते हैं स्कूल का, जहाँ पे जीनू की स्पिरिट एनचॉल को कहती है कि तुझे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है अब। और एनचॉल की धारा भी जीनू क्यूम के आर पार जा रही होती है और वो हैरान होकर कहता है, हरामजादे, आखिर तेरा इससे क्या मतलब है कि मुझे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है? लेकिन जीनू की स्पिरिट बार बार हंसे जा रही होती है एनचॉल के ऊपर और एनचॉल कहता है, हरामजादे, मैंने अपने पिछवाड़े तक का जोड़ लगा दिया ताकि मैं पढ़ सकूं और अब तू बोल रहा है मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जीनू की स्पिरिट काफी ज्यादा हंस के कहती है, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुन, मैं तुझे पढ़ने के लिए मना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पास्ट में भी यही हुआ था। एनचॉल कहता है, हरामजादे, लेकिन तू तो पढ़ाई में अच्छा था ना, तू तो पास्ट में हमेशा अच्छे नंबर लेके आता था, इसका मतलब पास्ट में तेरे बेकार नंबर आए थे, आखिर ऐसा कैसे हो गया? और अभी मैंने तुझे पकड़ रखा है, मेरे हाथ गंदे हो रहे हैं साले। इसके बाद जीनू कहता है, तूने सही कहा, हर बार मेरे मार्क्स अच्छे आते थे, लेकिन पास्ट के इस समय में मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए थे क्योंकि एग्जाम शुरू होने से पहले ही मेरी जिंदगी में तीसरा इंसिडेंट हो चुका था मेरे साथ, और उस तीसरे हादसे की वजह से मेरे मार्क्स काफी बेकार आए थे और मुझे लगता है तीसरे वाले इंसिडेंट का टाइम अब आ चुका है। ये बात सुन के एनचॉल जोश में आ जाता है और अपनी टी शर्ट निकाल के जोश में कहता है, तो फाइनली वक्त आ चुका है। हाँ, इस तीसरे इंसिडेंट के लिए जो भी जिम्मेदार होगा मैं उसका मार मार के कुत्ता बना दूंगा, बता जिम्मेदार कौन है? जीनू कहता है, अब तक मैंने तुझे सारे इंसिडेंट का जिम्मेदार बताया है कि कौन था, और इस वाले का भी जरूर बताऊंगा। थर्ड इंसिडेंट के लिए जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है वो है तेरा खास बंदा गीटे बोंग। और इसी के साथ थर्ड इंसिडेंट शुरू होने वाला है। और गाइस इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो, और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।